नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो डे नंबर 17 सॉल्व करेंगे स्लॉट नंबर 2 में। ठीक है, स्लॉट नंबर 1 जो होता है आपको बताया हमने 2 बजे दिन में, आप उसको भी सॉल्व किया करिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, क्या है कि माई सिस्टर्स मैरिज पास्ड ब्लैंक स्पेस पीसफुली। ठीक है, तो यहाँ इस सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे एक जो ये प्रीपोजिशन को हम चूज़ करेंगे, तो चूंकि एक फ्रेज होता है पास ऑफ, ठीक है, मतलब कि कोई भी चीज़ का बीत जाना। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस के हिसाब से पास्ड ऑफ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो हमारा है दिस इज करेक्ट, कि मेरे बहन की शादी जो है वो पीसफुली मतलब शांति से बीत गई। अगला है, यहाँ पे भी एक ब्लैंक स्पेस आपको फिल करना है। तो अब देखिए क्या है कि देयर आर ब्लैंक स्पेस बुक्स ऑन कंप्यूटर एप्लीकेशन इन योर स्कूल लाइब्रेरी, सो यू नीड टू परचेज देम फ्रॉम द मार्केट। तो क्या कह रहा है सेंटेंस से कि अगर हम अर्थ निकालें तो है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन की बुक्स लाइब्रेरी में बहुत कम है तो मार्केट से खरीदनी पड़ेगी। तो यहाँ पे उस हिसाब से हम यूज़ करेंगे जो फ्यू होता है। तो फ्यू का मतलब ही बहुत ही ना के बराबर कोई चीज़ है ना। द फ्यू है तो मतलब कि एक कंसिडरेबल अमाउंट में है। अ फ्यू का भी यूज़ इसी हिसाब से करते हैं कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ थिंग्स, बट जो सबसे लीस्ट अमाउंट होगा तो उसके लिए फ्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट। 3 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको एट्रॉसिटी जो है वर्ड दिया हुआ है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग बताना है। तो एट्रॉसिटी का मतलब होता है कि जैसे कोई क्रूरता करता है ना, तो उसके हिसाब से हो जाएगा उसका जो सिनोनिम होगा बारबैरिटी, इसका मतलब भी वही होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 4 नंबर प्रश्न, ये एक ईडियम है। यहाँ पे देखिए अ वाइल्ड गूज चेज। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? तो अ वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है कि ऑप्शन सी, ठीक है, यूजलेस सर्च, मतलब कि एक ऐसी किसी चीज़ को चेस कर रहे हो आप जिससे कुछ मिलने वाला नहीं है, तो यूजलेस सर्च एक हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पे स्पेलिंग इनकरेक्ट कोई एक चूज करनी है, 3 मतलब सही होंगी। तो देखिए बेनिफिटेड ठीक है, मैरिड ऑफर ठीक है, एडमिटेड गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये डबल टी होता है एडमिटेड। ठीक है, मतलब कोई चीज़ स्वीकार करना, ऑप्शन ए। 6 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे एक सेंटेंस मतलब 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन है, तो आपको चूज करना है। तो देख लेते हैं क्या है। अ मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग्स एंड सिंपैथी। ठीक है, तो मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई समझ लीजिए भावनाएं ही नहीं रह गई है ना, किसी के प्रति सिंपैथी नहीं है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको कैलस बोला जाता है ना। सॉरी, ये गलत क्लिक हो गया यहाँ पे, ये देखिए ये वाला कैलस, ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। कैलस का मतलब ही होता है कि मतलब कि जो निर्दयी टाइप का व्यक्ति हो, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न में आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है, यहाँ पे भी एक, तो 3 सही होंगे, एक कोई गलत है। तो देखिए एफॉरेस्टेशन ठीक है, फॉरेनर भी ठीक है, अचीवमेंट भी ठीक है, बट जो ट्रांसलूसेंट यहाँ लिखा है तो ये होगा ट्रांस, है ना, एल यू, यहाँ पे एस ई एन टी है तो ये सी ई एन टी होता है। ठीक है, ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है पारदर्शी, ठीक, मतलब ऐसे ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप की चीज़। तो ट्रांसलूसेंट इस तरीके से लिखेंगे। ऑप्शन जो हमारा बी है ये इनकरेक्ट है। 7 नंबर क्वेश्चन में भी एक ईडियम है, इसका मतलब हमें यहाँ से ढूंढना है, स्पिक एंड स्पैन। तो स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है नीट एंड क्लीन, है ना, ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट। अगला है कि ग्रिगेरियस वर्ड का ऑपोजिट बताना है आपको। तो ग्रिगेरियस वर्ड देखिए यहाँ पे है, ठीक है, तो ग्रिगेरियस का मतलब होता है कि ऐसा एक पर्सन जो काफ़ी सोशल हो, है ना, लोगों के बीच उठता बैठता हो, काफ़ी सोसाइटी में मिला जुला हो, है ना, काफ़ी लोगों से बातचीत करता हो। तो उसका जस्ट जो ऑपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इंट्रोवर्ट। ठीक है, इंट्रोवर्ट का मतलब है कि जो मतलब ऐसे शाई टाइप का पर्सन हो, है ना, अपने आप में रहता हो, ऐसे किसी से बात ना करता हो, तो ग्रिगेरियस का ऑपोजिट हो जाएगा इंट्रोवर्ट। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि एक ऑल्टरनेटिव चूज करना है हमें कोटेड पार्ट के लिए। तो कोटेड पार्ट हमारा है अ फ्यू। ठीक है, अभी हमने ऐसा ही क्वेश्चन एक पहले देखा था। तो सेंटेंस है कि आई हैड अ फ्यू एग्स इन द फ्रिज, सॉरी, सो वी नीड टू गो टू द मार्केट टू बाई देम। ठीक है, तो क्या है कि फ्रिज में अंडे जो हैं वो बहुत ही कम थे, इस तरीके का कुछ सेंस निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फ्यू। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड दिया हुआ है पेट्रीफाई। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका मीनिंग बताना है। ठीक है, पेट्रीफाई है तो एडॉन होगा काम, क्यूरियस या फिर हार्डन। तो पेट्रीफाई का मतलब हो गया हमारा हार्डन। ठीक है, ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट। पेट्रीफाई का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ को बहुत कठोर बन जाना, पत्थर हो जाना। ठीक है, तो उसी हिसाब से हार्डन वो भी मतलब कि पत्थर ही हो गया। तो ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि कंप्लीट विद रिगार्ड टू एवरी डिटेल, ठीक है, कंप्लीट विथ रिगार्ड टू एवरी डिटेल, इसके लिए ऑल्टरनेटिव चूज करना है तो ये होता है थॉरो, ऑप्शन ए जो है, मतलब किसी चीज़ की संपूर्ण जानकारी होना, मतलब एवरी डिटेल आपके पास होना, ऑप्शन ए। अब यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मतलब कि जो तीन है, एक ही शब्द को चार तरह से लिखा गया तो एक सही है, ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं सही कौन सा है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है अम्यूजमेंट, है ना, दिस इज करेक्ट। अम्यूजमेंट का मतलब होता है जैसे मनोरंजन पार्क होता है ना, आपने देखा होगा, ऐसे पार्क्स बने होते हैं, वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, लोग जाते हैं टहलने के लिए, तो वो होता है अम्यूजमेंट, मतलब मनोरंजन। अगला प्रश्न है कि एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स फास्टेंड इन अ रिंग यूज्ड फॉर लेइंग ऑन अ ग्रेव, ठीक है, तो ग्रेव मतलब कि जो ऐसे वो होती है ना, ऐसे मतलब जो दफनाया जाता है जहाँ पे लोगों को, तो उसको ग्रेव बोलते हैं। और वहाँ पे एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स फास्टेंड इन अ रिंग, तो ऐसे आपने देखा होगा कि ऐसे गोल से रिंग में ऐसे ऐसे फ्लावर्स लगे होते हैं, और किसी को श्रद्धांजलि देनी हो जहाँ उनकी ये समाधि है, वहाँ ग्रेव के ऊपर जाके ऐसे रख दिया जाता है ना। जैसे टीवी वगैरह में देखते हैं ना कि महात्मा गांधी की जब जयंती होती है तो प्रधानमंत्री वगैरह वहाँ पे जाते हैं, ऐसे फ्लावर्स वगैरह रखते हैं, तो उसको बोलते हैं रीथ, है ना। ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट। रीत का मतलब होता है ऐसे, ये जो सेंटेंस है मतलब फ्लावर्स का अरेंजमेंट एक रिंग में जो ग्रेव के ऊपर रखा जाता है। अगला है कि आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव्स आपको ऑपोजिट चूज करना है इस वर्ड के लिए, तो वर्ड हमारा है इंसेंटिव। तो इंसेंटिव का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रोत्साहन देना किसी को, है ना, प्रोत्साहन, ठीक। और इसको डिटेल में समझिए तो मतलब जैसे हाँ, किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, ठीक है, तो उसका जब ऑपोजिट हम ढूंढेंगे तो हिंड्रेंस हो जाएगा, है ना, कि मतलब उसको आगे बढ़ने से रोकना, उसके राह में बाधा बनाना, हिंड्रेंस, ठीक है, ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट। अब यहाँ पे है कि शैतान की आंख मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है, तो शैतान की आंख का अर्थ होता है कि बहुत ही लंबी वस्तु, है ना, जो कभी खत्म ही ना हो। तो शैतान की आंख कुछ ऐसी, जैसे ह्यूमंस की भी आंख जो है उसके बारे में आपने शायद पढ़ा होगा कि वो काफ़ी लंबी होती है, तो उसी हिसाब से कुछ ये मुहावरा बना है। अगला प्रश्न है कि इसमें पुल्लिंग शब्द आपको छांटना है, तो अब देखिए वर्ड जो हमारे दे रखे हैं वो क्या क्या है। तो यहाँ पे चाहत है, रंगत, मेहनत और आहार, ठीक। तो अब देखिए जैसे क्या है कि आहार शब्द जो है वो हमारा पुल्लिंग है ना, मतलब मेल, जैसे इंग्लिश में। तो आहार जैसे बोलते नहीं है कि आहार ग्रहण कर लिया हमने। फिर मेहनत के लिए जैसे बोलते हैं कि मेहनत रंग लाई, तो लाई से क्या हो गया, फीमेल टाइप का वर्ड हो गया, ठीक। अब जैसे किसी चीज़ की रंगत ऐसी है तो ये भी फीमेल वर्ड होता है ना। फिर बोलते हैं कि मुझे उस चीज़ की चाहत है, तो चाहत भी फीमेल वर्ड है ना। तो पुल्लिंग शब्द जो है वो हमारा आहार है। अगला शब्द है कि सरयूर्मी में, है ना, जो हमारा शब्द है ये सरयूर्मी में कौन सी संधि प्रयुक्त है, तो इसमें है आपका दीर्घ संधि, ठीक है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उस हिसाब से जो संयोजन बन रहा है वो दीर्घ संधि का बन रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि प्रसारण का विलोम क्या होगा, ठीक है, तो किसी चीज़ को प्रसारित करना तो उसको फिर क्या करेंगे हम, आकुंचन कर लेंगे, है ना। प्रसारित नहीं करेंगे उसका विलोम हो जाएगा आकुंचन, है ना, प्रसारण का विलोम आकुंचन, समेटना उसको। फिर है पत्नी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ठीक, सॉरी, पत्नी का पर्यायवाची कौन सा शब्द है, तो जो दारा शब्द होता है, ऐसा सुनने में तो ये मतलब पुरुषों से संबंधित लगता है, बट इसका मतलब होता है पत्नी, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है कि जिस प्रकार कनाडा के लिए ओटावा लिखा है, तो अगला पेयर क्या होगा इन चार ऑप्शन में से। तो आपको पता ही होगा कि ओटावा जो है वो कनाडा की कैपिटल है, तो उसी हिसाब से जो कायरो है हमारा वो मिस्र मतलब इजिप्ट की कैपिटल है ना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको और चूज करना है, तो देखिए हमारे जो चार विकल्प हैं क्या है, स्क्वायर, है ना, एक स्क्वायर है, ठीक, फिर हमारा आयत हो गया, फिर हमारा बेलन हो गया ऐसे, फिर है त्रिभुज। तो हमारा जो ऑड है वो क्या है, बेलन है ये वाला, चूंकि ये तीन जो है वो 2D फिगर में मान लीजिए काउंट हो जाएंगे, ये 3D में काउंट हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा बेलन जो है ये ऑड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट विल बी द नेट डिस्काउंट ऑफ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20%, 10% एंड 30%, है ना। तो मान लीजिए किसी भी सामान मान लीजिए आप कोई खरीद रहे हैं, उस पर इस तरीके के 3 आपको डिस्काउंट मतलब छूट मिल रही है, तो जो टोटल डिस्काउंट मिलेगा वो कितना होगा। तो मानिए आपकी संख्या जो है, जैसे मान लीजिए आपका जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं 100 रुपया खर्च कर रहे हैं, ठीक। अब इस पे पहला डिस्काउंट मिला हमें 20% का, तो 100 का 20% क्या हो गया, 10 हो गया, 10%, 20% मतलब 20 रुपये, ठीक। तो पहला डिस्काउंट हमें मिल गया 20 रुपये का। अब तो हमारी संख्या क्या बच गई यहाँ पे 80, है ना, 100 में से भी ये 20 का डिस्काउंट हो गया तो 80 बच गया। अब 80 रुपया पे 10% का डिस्काउंट मिला, ठीक, तो 80 का 10% 8, तो मतलब 80 में से 8 गया तो 72, ठीक है, सॉरी ये 10% यहाँ पे दिया तो ये 72, है ना। तो मतलब डिस्काउंट मिला यहाँ पे हमको 8 रुपये का, और हमारी संख्या बच गई 72। अब 72 पे उसको 30% का जो है डिस्काउंट मिल रहा है, तो अब इसका 10% होगा, मान जैसे 72 है ये 100%, तो 10% हो गया 7.2, ठीक।
तो अब 7.2 इंटू 3 कर लीजिए, तो आ गया ये 21.6 हो जाएगा 30% की वैल्यू, ठीक। तो डिस्काउंट उसको कितना मिल गया और 21.6 का, है ना। तो यहाँ ये लिख लीजिए 21.6। अब इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो हमारा टोटल डिस्काउंट आ जाएगा 49.6 का, है ना, 49.6। तो हमारा ये कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी में, ठीक है। इसको डिटेल में एक बार और सॉल्व कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से। फिलहाल इसका आंसर इस हिसाब से 49.6 का जो डिस्काउंट उसको इतने प्रतिशत का मिल गया, ठीक है, ऑप्शन बी। अब यहाँ पे विषम आपको फिर से चूज करना है, तो हमारे देखिए शब्द क्या है, देखिए सबसे पहला है बीनीथ मतलब नीचे, फिर ऑन टॉप सबसे ऊपर, फिर ह्यूज विशाल, और फिर एबव ऊपर, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, जो विशाल हमारा शब्द है ना, ये ह्यूज ऑप्शन सी वाला है। इसके अलावा जो नीचे मतलब, तो ये नीचे ऐसे डायरेक्शन दिखा रहा है, फिर ऑन टॉप तो मतलब मान लीजिए कोई रूफ है तो ये सबसे ऊपर, तो इसकी भी डायरेक्शन ये दिखा रहा है, फिर एबव ये भी ऊपर की डायरेक्शन दिखा रहा है। तो हमारे जो ये तीन शब्द हैं ये दिशाओं के बारे में बता रहे हैं, बट ह्यूज जो है ना, उसकी किसी चीज़ की क्वांटिटी बता रहा है, तो इसलिए ये ऑड हो जाएगा। 25 नंबर में है कि देयर आर 45 ट्रीज इन अ रो, ठीक। तो एज ए टोटल जो है वो 45 ट्री हैं, ठीक। अब क्या कह रहा है कि द लेमन ट्री इज 20th फ्रॉम द राइट, तो मान लीजिए ये राइट एंड है और ये लेफ्ट एंड है, तो यहाँ से 20वां पोजीशन पे क्या है आपका लेमन का ट्री। अब वही पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द रैंक ऑफ लेमन ट्री फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो अब देखिए लेफ्ट में क्या होगा, चूंकि जैसे मान लीजिए ये 20वें पोजीशन पे यहाँ पर अगर लेमन टी है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में 19 पेड़ और हैं, ठीक है। और इधर क्या हुआ, अब ये 20वें पे यहाँ लेमन ट्री है, तो यहाँ इसके और इसके बीच में मतलब टोटल ये 25 पेड़ और हैं, तब जाके टोटल 45 हो रहा है। तो अब जब लेफ्ट से पूछेंगे तो 25 तो यहाँ ऑलरेडी थे, और 26वीं पोजीशन पे ये लेमन ट्री है ना। लेफ्ट से 20 नंबर पे है, और सॉरी राइट से 20 नंबर पे है, और लेफ्ट से हमारा ये 26 नंबर पे हो जाएगा। तो 26 कहाँ है, ऑप्शन ए में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMPS। तो हमारा इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन ए जो है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है, ऑप्शन ए है ये करेक्ट। अब SMPS होता क्या है कंप्यूटर में कि ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एक होता है एक तरीके का, जो मदरबोर्ड है वहाँ पे लगभग CPU जो है हमारा वहाँ कनेक्टेड होता है, और इसका ये मतलब स्विचिंग डिवाइसेस के साथ ही होता है, और इसका काम होता है कि जो हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको टर्न ऑफ या ऑन करना, इस तरीके का कुछ इसका फंक्शन होता है कंप्यूटर्स में। तो ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखेंगे कि व्हाट इज द नेम गिवन टू द टेक्निक ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स। तो जैसे आपने कभी देखा हो साइबर कैफे, जैसे अभी कभी विजिट किया आपने, तो वहाँ ऐसे मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, है ना, और उनका एक ऐसे सर्वर सिस्टम होता है। तो अब वो सारे कंप्यूटर जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, तो वो एक्चुअली वो कनेक्टेड होते हैं टोपोलॉजी से, ठीक है, ऑप्शन बी। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि रिंग टोपोलॉजी होती है, स्टार होती है, मैश होती है, बस होती है, ट्री होती है, इस तरीके की। तो ये टोपोलॉजीज के एग्जांपल्स हैं, और इसमें जो है कई सारे कंप्यूटर्स एक पर्टिकुलर सीरीज में, है ना, एक हब से या फिर इस आपस में जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है कि MS Excel फाइलों का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम जो हो क्या होता है। तो ऐसे आपको पहले भी हमने बताया कि सॉफ्टवेयर जो भी होते हैं तो उनके कुछ डिफ़ॉल्ट जो है एक्सटेंशन नेम्स होते हैं, जो उसके लास्ट में जैसे मान लीजिए PPT लिखा हुआ है, तो क्या वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फाइल है ना। और तो इस हिसाब से जो MS Excel है उसका हमारा होता है, पहले भी पढ़ा है .xls, ठीक है, ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट। अब अगला प्रश्न है कि इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को एक अद्वितीय 4 भाग स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है, जिसे किस रूप में जानते हैं ना। मतलब एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक 4 पार्ट स्ट्रिंग, है ना। तो जैसे उसका एक IP एड्रेस होता है कुछ इस फॉर्मेट में, है ना, जैसे 220 225, है ना, 170 161, है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई मैंने ऐसे रैंडम IP एड्रेस लिख दिया है, तो इस तरीके का ऐसे 4 पार्ट में एक IP एड्रेस होता है। तो ये हर एक जो पर्टिकुलर डिवाइस कंप्यूटर है पूरी वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, तो उनको एक IP एड्रेस जो है वो ऐसे एलोकेट किया जाता है ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। अब आजकल जैसे स्मार्टफोन्स आ गए हैं, तो स्मार्टफोन्स ऑल्सो हैव IP एड्रेसेस, ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। अब .png रेफर्स टू, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, तो .png हमने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है ना, ये होता है इमेज फाइल का फॉर्मेट, ठीक। .png, JPEG, JPG, है ना, इस तरीके की फाइल एक्सटेंशन हमने बताया था आपको। अगला है कि देखिए यहाँ पे GS के क्वेश्चन स्टार्ट हैं कि अ जॉइंट सेटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कैन बी कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल ब्लैंक स्पेस, है ना। तो मतलब किसी एक अनुच्छेद में ऐसा लिखा है कि जब किसी भी डेडलॉक की स्थिति हो किसी बिल के ऊपर, तो राष्ट्रपति जो है वो ज्वाइंट सेशन बुलाने के लिए उनके पास पावर्स दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के किसी एक आर्टिकल में। तो हमारा वो आर्टिकल कौन सा है ये पूछ रहे हैं आपसे, तो ये आर्टिकल है हमारा 108, ठीक है, ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट, इसमें ये प्रोविजन लिखा हुआ है।
और आपको पता ही होगा कि जॉइंट सेशन कोई होता है तो उसकी जो सेटिंग्स होती है वो सेंट्रल हॉल जो पार्लियामेंट अभी पुराना वाला है वहाँ होती है, अभी नया बन रहा है जो पार्लियामेंट वहाँ पे एक नया हॉल बनेगा और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि हु इंट्रोड्यूस्ड कैश्यू नट्स इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जैसे कि ब्रिटिशर्स जब आए हैं ना, ये जो मतलब वह यूरोपियन जो ट्रेडर्स आए थे इंडिया में, उसके पहले काजू इंडिया में होता नहीं था, ठीक है। तो जो काजू सबसे पहले लेके आए ये पुर्तगीज लेके आए थे, ठीक है। वास्को डी गामा वगैरह जो थे उस टाइम पे ये चीज़ें आई। तो जैसे काजू लेके आए थे ये, है ना, अनानास लाए थे, पपीता लाए थे, आलू पोटैटो, है ना, और आलमंड भी शायद लाए थे। तो ये सारी चीज़ें पुर्तगीज़ की ही देन है जो इंडिया में आज चल रही हैं। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी डिड नॉट रूल द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो साउदर्न पार्ट में आपके चेर थे, चोला थे, पांड्यास भी थे, बट राजपूत जो नहीं थे, ये नहीं थे, है ना। ये मिडिल ये जो आपका रीजन है इधर के साइड में आपका रूल करते थे, अपर पार्ट्स में, नीचे साउथ में नहीं थे। अब अगला है कि इसमें से देखिए कुछ विटामिन के नाम दिए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो जैसे ये ऑप्शन सी जो है ना, इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। और जितने भी विटामिन ए, बी, सी, डी, है ना, ई, एफ, ऐसे जितने भी हैं तो सबको ऐसे कुछ ना कुछ केमिकल नेम्स में या मिनरल नेम्स के रूप में जानते हैं। ये लिस्टिंग्स हमारी पापा वीडियो जो है वो देख लीजिएगा एक बार, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए फिलहाल ऑप्शन सी सही है। अब ये है कि हु गेव द स्लोगन बैक टू वेदास, ठीक है। गुरु नानक देव जी, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या फिर राजा राममोहन राय, ठीक है। तो वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया हमारा दयानंद सरस्वती जी जो थे, इन्होंने ये नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो। और इनके बारे में आपको एक जैसे पता होगा कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया और ये काफ़ी मतलब संस्कृत और वेदों के विद्वान थे। और वेदों की जो छपाई का सबसे पहले कार्य शुरू हुआ वो इनके संरक्षण में ही हुआ। और इनकी जैसे एक बुक थी सत्यार्थ प्रकाश, है ना, काफ़ी फेमस थी। तो ये सब फैक्ट इनके बारे में याद रखें, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म क्यो वारंटो। तो क्यो वारंटो आपको पता ही होगा कि ये एक रिट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिट। तो जैसे आर्टिकल 32 में हमारे ये है ना कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं, तो क्यो वारंटो जब जैसे कि इशू होती है तो वही इसके बारे में पूछ रहे हैं कि शाब्दिक अर्थ उसका क्या होता है। तो ये होता है आपका ऑप्शन सी जो है, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, है ना, मतलब कि किस अधिकार से क्यो वारंटो कि मतलब आपने ये काम किया। ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट। अब है कि इन विच ईयर डिड क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो एक्चुअली था क्या कि ये अडॉप्ट हो गया था आपका 11 दिसंबर 1997 में, ठीक है। बट ऐसे रेटिफिकेशन वगैरह काफ़ी कॉम्प्लेक्स था तो ये कई वर्षों तक चला। तो 16 फरवरी 2005 में जाके ये फोर्स में आया क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। आप तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसका उद्देश्य जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को बेसिकली कम करना है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो CO2 एमिशन ह्यूमन मेड है, मैन मेड, उसको ऐसे मिनिमम लेवल पे लेके आना। तो ये ऑप्शन बी देखा आपने, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रिसेंटली हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2019। तो ये पुरस्कार दिया गया आपका, ये जो ऑप्शन बी में है, कबूस बिन सईद अल सईद, ठीक है। ये ओमान के बेसिकली एक सोशल रिफॉर्मर हैं। गांधीयन मेथड्स का यूज़ करके इन्होंने वहाँ पे पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह करने की कोशिश करी। तो ये दिया गया 2019 के लिए, ठीक है, इनको कबूस बिन अल सईद ओमान के, ठीक। और अब इसी के साथ साथ 2000 मतलब ये अभी हाल में जो ये अवार्ड दिए गए हैं ये वो वाले हैं, 2021 का भी दिया नहीं गया है। और 2020 का जो दिया गया है वो शेख मुजीबुर रहमान जो हैं बांग्लादेश के, है ना, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए गांधीयन मेथड्स को फॉलो करने के लिए उनको दिया गया है 2020 वर्ष के लिए, ठीक। तो ऑप्शन हमारा जो सही है ऑप्शन बी सही है। और ये जो गांधीयन पीस प्राइज है इसका नाम है वैसे तो इंटरनेशनल गांधीयन पीस प्राइज करके है पूरा। और ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, 1 करोड़ रुपए की इसमें धनराशि होती है और उसके साथ साथ जो ऐसे मतलब सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। तो ये देखा आपने। अगला प्रश्न है कि भारतीय वानिकी संस्थान मतलब जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो हमारा कहाँ पे है। तो जैसे ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है तो इसकी लोकेशन जो है एग्जैक्टली तो आपका ये है कहाँ पे, देहरादून, ठीक है। ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान एंड सिराजुद्दौला वर नवाब्स ऑफ। तो अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है, प्लासी का युद्ध वगैरह, तो आपको पता ही होगा कि ये सब उस टाइम पे कहाँ के नवाब थे, बंगाल, ठीक। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य जो है वो बॉक्साइट, क्रोमाइट, ग्रेफाइट, लौह अयस्क और सल्फर, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए 5 मिनरल्स इस तरीके से लिखे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। तो ये ओडिशा में ये इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं, ठीक।
लेटेस्ट मिनरल डेटा के हिसाब से झारखंड नहीं है, ओडिशा है। अभी लेटेस्ट जो डेटाज हैं आप इसको पढ़ लें, एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न देखेंगे 42 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं तो उसमें टोंस है, कर्मनासा भी है, वरुणा भी है ना, तीनों ही हैं। तो ऑप्शन हमारा जो सही होगा डी, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एज पर ISFR मतलब इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, अब चूंकि 2 साल में रिपोर्ट आती है तो 2021 की अभी लगभग नवंबर दिसंबर के एंड तक आएगी, तो अभी हमें यही 2019 वाली पढ़नी पड़ेगी। तो उसके हिसाब से किस उत्तर पूर्वी राज्य मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है, ठीक है। तो जैसे इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, फॉरेस्ट एरिया है ना, फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट परसेंटेज, इस तरीके के टर्म्स यूज होते हैं इसमें। तो फिलहाल फॉरेस्ट कवर अगर हम देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में तो हमारा ये सबसे ज़्यादा जो जिस स्टेट में है वो है मेघालय, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका है महोबा जिला जो है यहाँ पे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड बनाना फेस्टिवल इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो अभी आपने शायद करंट अफेयर्स जैसा फॉलो कर रहे हैं तो पढ़ा होगा कि बनाना फेस्टिवल हुआ, चेरी ब्लॉसम है ना, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल और गुड़ महोत्सव है ना, इस तरीके के कुछ फेस्टिवल्स हुए, तो अलग अलग शहरों में हुए। तो फिलहाल जो बनाना फेस्टिवल आयोजित हुआ वो हुआ आपका कुशीनगर में, कुशीनगर जो जिला है वहाँ पे इसका आयोजन हुआ। और भी जितने भी ये आपके आयोजन है इनको पढ़ लें प्लीज़। अगला प्रश्न है कि द प्रिंसिपल यूज ऑफ लाइम स्टोन, तो लाइम स्टोन का जो है वो किस इंडस्ट्री में यूज होता है। तो प्रिंसिपल मतलब कि जो सबसे ज़्यादा और प्रमुख उपयोग है वो है आपका यहाँ पे इन गिवन ऑप्शंस में सीमेंट इंडस्ट्री में, ऑप्शन ए। जैसे ये लाइम स्टोन और जिप्सम ये सब यूज़ करके है ना सीमेंट का निर्माण होता है, तो ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। अब है कि नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी है ना, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये उत्तर प्रदेश में होने वाले एग्जाम में जो कमीशंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं। तो ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, आपसे ये पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो हमारा जो ये नीरी है बेसिकली इसका जो हेडक्वार्टर है नागपुर में है और ये आता है आपका साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री है जो है, ऑप्शन बी इसके अंतर्गत आता है। जैसे बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में नहीं है, ये साइंस एंड टेक में है। अब है कि हुंडरू फॉल्स इज अ वाटरफॉल ऑन द, है ना, तो हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ठीक। तो हुंडरू जलप्रपात हमारा है सुवर्ण रेखा नदी पे, ठीक। हमें कमेंट करके बताइए कि इसका राज्य कौन सा है, किस राज्य में स्थित है। अब यहाँ पे देखिए है कि चूज द फैट सॉल्युबल विटामिन, है ना, तो जैसे 2 तरीके के होते हैं जैसे विटामिन, वसा में घुलनशील होते हैं कुछ और कुछ जैसे जल में घुलनशील होते हैं। तो जो वसा वाले हैं वो हमारे ऑप्शन सी जो है A, D, E और K है ना, ये होते हैं। अब जैसे जो जल में घुलनशील हैं वो B और C होते हैं, तो ये याद रखिएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि टोबैको प्रोहिबिशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं। तो ये मनाते हैं 31 मई को, ठीक, ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। तो यहाँ तक ये 50 क्वेश्चन सॉल्व किए गए आज के। अगले क्वेश्चंस आने वाले दिनों में ऐसे सॉल्व करते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए तब तक और पढ़ाई निरंतर करते रहिए। एग्जाम आपका बहुत ही जल्द हो जाएगा, यहाँ आपको बहुत समय नहीं मिलेगा। तो तब मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।